हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में नई शिक्षा नीति यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी को देखेंगे जो 2020 में आई है। दोस्तों, भारत सरकार ने नए जो पॉलिसी लाई है उसमें 34 साल पुराने सिस्टम को चेंज कर दिया है। स्कूल एजुकेशन से लेकर के कॉलेज एजुकेशन तक सारे के सारे बदलाव को देखेंगे और उसे समझेंगे। तो हम फ्रेंड्स 21वीं सदी की नई शिक्षा नीति में जो मंजूरी दी गई है वो 34 साल बाद की गई है, ठीक है, जो नई आई है। और जो हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी हैं उन्होंने नई शिक्षा नीति को लेकर के 2 समितियां बनाई थी, अभी नहीं पहले। एक थी TSR सुब्रमण्यम समिति और दूसरी थी डॉक्टर के कस्तूरी रंगन समिति। ये दोनों समितियां बनाई गई थी स्पेशली नई शिक्षा नीति को चेंज करने के लिए कि इसमें क्या क्या बदलाव किए जाएं जो हमारे आने वाले फ्यूचर के जो स्टूडेंट है उसके लिए इम्पोर्टेंट हो। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति के लिए जो लगभग जो भी सर्वे किया गया था उसमें 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक और 676 जिलों से सलाह लिए गए हैं। अब इतने लोग जगह से लिया गया है नहीं, ये तो अब बात की बात है, लेकिन ऐसा प्रकाश जावड़ेकर जी ने बोला कि इतने सारे जगहों से यानी कि 2.5 लाख ग्राम पंचायत, 6600 ब्लॉक और 676 जिलों से के लोगों से और वहाँ के एजुकेशन सिस्टम से लोगों ने सवाल किए और उस सारे सर्वे किए। लोगों से पूछा गया कि आप नई शिक्षा नीति में क्या बदलाव चाहते हैं। उन्होंने कहा और कई सुझाव भी दिए जिसमें से 2.25 लाख सुझाव आए हैं, ठीक है। इन 2.25 लाख सुझावों को ध्यान में रखते हुए ये नई जो है शिक्षा नीति 2020 की वो लाई गई है, ठीक है ना। मानव संसाधन मंत्रालय का भी नाम बदल दिया गया है। जो HR मिनिस्ट्री थी उसका नाम बदल करके शिक्षा मंत्रालय किया गया। शुरुआत में भी इसका मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय ही था देखा जाए तो, लेकिन 1985 में इसे चेंज करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय है ना, मानव संसाधन मंत्रालय नाम दिया गया। उच्च शिक्षा में प्रमुख सुधारों में 2035 तक लगभग 50% सकल नामांकन का जो रेशियो है उसका लक्ष्य रखा गया है कि है ना, कि 50% तक एडमिशन का जो रेशियो है वो रखा जाए 2035 तक, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। और भी देखते हैं जो नया फॉर्मेट आया है 10+2 का यानी कि स्कूली शिक्षा का, वो काफी इंपॉर्टेंट है। 10+2 का जो फॉर्मेट था इसको चेंज कर दिया गया है, यानी कि इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। अब इसे 10+2 से हटा करके 5+3+3+4 फॉर्मेट में लाया जाएगा। अब ये कैसा फॉर्मेट है इसे भी आप देख लेते हैं, इसका मतलब कैसे निकल रहा है। पहले का जो 5 साल यानी कि ये जो है फर्स्ट 5 ईयर, ठीक है, इसमें जो प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल होंगे, ठीक है, और कक्षा 1 यानी कि स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 2 को जोड़ा जाएगा तो 3 और 2 5 साल होगा। यानी फर्स्ट जो प्राइमरी होगी वो 5 साल की होगी, यानी 5 साल में स्टैंडर्ड 2 तक वो ही बच्चे पढ़ सकेंगे, ठीक है ना। यानी 3 साल उसके पहले का होगा, उसके बाद पहली क्लास होगी, फिर दूसरी क्लास होगी, फिर अगले जो 3 साल होंगे उसमें कक्षा 3 से 5 तक की तैयारियां होगी, यानी कि स्टैंडर्ड 3 से क्लास 5 तक की, ठीक है। ये होगी नेक्स्ट 3 में। उसके बाद जो अगला उसका नेक्स्ट 3 साल होगा, 3 ईयर होगा, वो मध्य चरण का होगा, यानी कि कक्षा 6 से 8 तक का होगा, यानी कि ये वाला जो हिस्सा हुआ, ठीक है। उसके बाद जो अगला 4 साल होगा वो 8वीं क्लास से लेकर 12वीं तक है ना। अगला जो 4 वर्ष है वो कक्षा 9 से लेकर के 12वीं तक का होगा, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा 5+3+3+4 का नया फॉर्मेट। इसके अलावा स्कूलों में जो कला, वाणिज्य, विज्ञान के जो स्ट्रीम थे उस पर कोई कठोर से पालन नहीं होगा, यानी कि जब जो बच्चे चाहेंगे है ना, छात्र जो ही पाठ्यक्रम करना चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं होगा, दबाव नहीं होगा कि आपको ये भी पढ़ना है वो भी पढ़ना है, ये सारी चीजें पढ़नी है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं दोस्तों। और भी कई बदलाव हैं, जैसे कि जो उच्च शिक्षा का है, उच्च शिक्षा हायर जो एजुकेशन है उसमें भी कई बदलाव किए गए हैं। हमारे जो उच्च शिक्षा के जो सचिव हैं अमित खरे जी, उन्होंने कहा है कि मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में भी बदलाव किए गए हैं। जैसे कि पहले का जो साल होगा, यानी कि जब आप ग्रेजुएशन में करते थे है ना, 3 साल का कोर्स होता था आपका स्नातक का, तो उस 3 साल के कोर्स को आप अगर आप चाहें तो बीच में भी छोड़ सकते हैं, यानी कि 1 साल के बाद भी छोड़ सकते हैं। अगर आप पहले साल करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। अगर दूसरे साल पहले का दूसरे में एडमिशन लेकर दूसरे साल का भी एग्जाम देते हैं, यानी कि सेकेंड ईयर भी देते हैं, अगर आप उसके बाद छोड़ देते हैं तो आपको डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिलेगा।
अगर उसके बाद भी अगर आप तीसरा साल भी कंप्लीट करते हैं तो आपको डिग्री दी जाएगी। यानी कि 3 साल का जो डिग्री कोर्स होता है दोस्तों वो पहले की तरह ही होगा। लेकिन अगर आप बीच में उन कोर्सों को छोड़ देते हैं, है ना, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, तीनों में अलग अलग आपको सर्टिफिकेट, डिग्री और डिप्लोमा का मिलेगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। एक तरह से अच्छा भी है। कई गरीब बच्चे होते हैं जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं और उसके बाद वो सेकेंड ईयर में नहीं ले पाते हैं, एक वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर किसी दूसरे बिजनेस या किसी दूसरे काम में लग जाते हैं, तो भी उन्हें 1 साल का सर्टिफिकेट का मिलेगा। ठीक है, जिसको लेकर के वो अपने जॉब के लिए कहीं अप्लाई कर सकते हैं या फिर अपने को दिखा सकते हैं मैंने 1 ईयर किया है। पहले क्या होता था, आज के डेट में अभी क्या हो रहा है करंट में, तो अगर आप फर्स्ट ईयर करते हैं तो सिर्फ पेपर देने के बाद आपका सिर्फ मार्कशीट मिलता था और कुछ नहीं। ठीक है ना, इसलिए अभी क्या मिलेगा, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा 1 साल में। ठीक है, 2 साल में डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री। 4 साल का जो डिग्री होगा दोस्तों वो भी प्रोग्राम है, ये आपका हायर एजुकेशन में चला जाएगा। ठीक है, यानी कि 4 साल की भी डिग्री होगी, 3 साल की डिग्री भी होगी और 4 साल की भी डिग्री होगी। 4 साल का वैल्यू ज्यादा होगा, सीधी सी बात है, आप समझ सकते हैं। उसके बाद जो एमए का डिग्री होगा वो आपके 5वें साल में होगा। ठीक है, यानी कि 5 साल में आप पहले अभी भी 5 साल में लोग एमए करते हैं 3 साल के बाद, है ना, 2 साल का एमए होता है, लेकिन यहाँ पे 4 साल की एक और डिग्री दी जा रही है अकेले में। कई लोग होते हैं जो 4 साल चौथे साल में भी छोड़ सकते हैं, है ना, तो उन्हें 4 साल में भी डिग्री दी जाएगी और 5 साल अगर उन्होंने कर लिया तो वो उन्हें एमए की डिग्री मिलेगी। उसके बाद बिना एमफिल किए, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना, बिना एमफिल किए, क्योंकि एमफिल करने के लिए एमए की डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए। अगर आपने मास्टर डिग्री ले रखा है, ठीक है, तो बिना एमफिल किए हुए आप सीधा पीएचडी कर सकते हैं, है ना, काफी इंपॉर्टेंट। बिना एमफिल के आप डायरेक्ट पीएचडी करेंगे और नई जो शिक्षा नीति है उसके तहत एमफिल कोर्स से जो होती थी उसे क्या किया गया, खत्म कर दिया गया है। कोई भी छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे, ठीक है ना, तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ब्रेक लेकर के वो चाहे तो दूसरा कोर्स कर सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है, समझ सकते हैं इस चीज को। अगर आप चाहें कि अगर डिग्री में अगर आपने एडमिशन लिया हुआ है, मान ले पहले साल किया, सर्टिफिकेट की डिग्री मिल गई, आपने उसे छोड़ दिया, उसके बाद किसी दूसरे विषय या किसी दूसरे कोर्स को अगर आप करना चाहते हैं तो पहले 1 साल करके छोड़ करके आप दूसरा कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से काफी मतलब फ्लेक्सिबल बनाया गया है इस एजुकेशन सिस्टम को। कई लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे हो रहा है, और अगर आप इसे ध्यान से समझें तो एक तरह से ये काफी फ्लेक्सिबल भी किया गया है ताकि स्टूडेंट जो हैं वो बिल्कुल ही निर्भर रहें अपने ऊपर। जो भी उन्हें पढ़ना चाहते हैं, जो भी कोर्स करना चाहते हैं, जो भी लेना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं। अगर आप वो अपना सब्जेक्ट चेंज करना चाहते हैं, है ना, तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, आपको हर तरह की सुविधा दी जाएगी नई एजुकेशन पॉलिसी में। आगे देखते हैं, जो उच्च शिक्षा में सुधार है उसमें भारत सरकार के अनुसार जो नई शिक्षा नीति है वो सभी के लिए एक कर दी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी के लिए कुछ और है और किसी दूसरे के लिए कुछ और। एकल नियामक, सिंगल रेगुलेटर जो कहा जाता है उसका गठन किया गया है, हाँ, और क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स की शुरुआत की गई है। ठीक है, जो ई कोर्स है उससे शुरुआत की गई क्षेत्रीय भाषा में। वर्चुअल लैब को विकसित किया जाएगा, ऐसा किया गया है, और नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक फोरम जो है एनईटीएफ से शुरू किया जाएगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है सारे के सारे पॉइंट्स। नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। अभी हमारे यहाँ क्या होता है कि जो डिम्ड यूनिवर्सिटीज हैं या फिर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं और जो स्टैंड अलोन यूनिवर्सिटीज है, इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, उन सब के लिए अलग अलग नियम होते हैं ना। डिम्ड का अलग है, सेंट्रल का अलग अलग नियम होते हैं, सबके अलग अलग होते हैं। जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उस सबके लिए जो नियम होंगे, ठीक है, यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो रूल है वो सबके लिए क्या होगा, समान होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूल अलग हैं और आम यूनिवर्सिटी के रूल अलग हैं, ऐसा नहीं है, सबके लिए एक समान होगा। तो ये कुछ सुधार किए गए हैं ताकि किसी में किसी तरह कोई भेदभाव नहीं हो पाएगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अमित खरे ने यह भी कहा कि बोर्ड परीक्षाओं के महत्व को कम किया गया है। ठीक है ना, अब इसके महत्व को कम कैसे किया गया, जैसे कि वास्तविक ज्ञान की परख भी इससे हो सकती है कि पहले का था ना कि 10th क्लास किया उसका फिर बोर्ड का एग्जाम देना, उसके बाद आप 11th या 12th में जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा है नहीं, 10th बोर्ड को खत्म कर दिया गया। ठीक है, आप डायरेक्ट 10th जैसे आपने 7th का एग्जाम दिया, 8th का दिया, 9th का दिया, उसी तरह से आप 10th का देंगे, फिर 11th का देंगे, उसके बाद 12th में आपका बोर्ड हो जाएगा। ठीक है ना, तो एक तरह से 10th बोर्ड का क्या हुआ, महत्व कम हो गया। फिर आपको है कक्षा 5 तक के मातृभाषा को निर्देश के माध्यम बनाया जाएगा, यानी कि मातृभाषा में आपकी पढ़ाई की जाएगी। ठीक है, जो पहला 5 साल होगा, पहला जो
5th क्लास तक होगा, क्लास 1 से क्लास 5th तक का, वो आप अपनी मदर लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं, चाहे वो हिंदी का हो या फिर बंगाली हो या फिर उड़िया या किसी अदर लैंग्वेज। ठीक है, रिपोर्ट कार्ड में सारी चीज़ों की जानकारी दी जाएगी कि आपने क्या क्या किया है। ठीक है ना, जीडीपी का 6% पहले यूज अभी लगाया जाएगा, पहले लगाया जाता था 4.43, यानी कि जो जीडीपी का जो परसेंटेज एजुकेशन में लगाया जाता है उसको क्या किया गया, बढ़ा दिया गया है। अमेरिका की जो एनएसएफ कंपनी है ना, नेशनल साइंस फाउंडेशन, इसकी तर्ज पर एनआरएफ यानी कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन ला रहे हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, केवल साइंस नहीं बल्कि जो सोशल साइंस के लोग हैं, ठीक है ना, वो भी इसमें शामिल होंगे। पहले क्या होते थे, पहले सिर्फ साइंस के स्टूडेंट ही शामिल होते थे। ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट है उसकी फाइनेंसिंग भी करेगा कौन, एनआरएफ, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो करेगा। ठीक है ना, शिक्षा का रिसर्च में भी हमें आगे आने में मदद करेगा। तो ये किसके अकॉर्डिंग किया गया है, एनएसएफ को लेकर के। ठीक है, जो अमेरिका में एनएसएफ है उसी को कॉपी किया गया है एनआरएफ में। ठीक है ना, अगला है हमारे पास पॉइंट जो काफ़ी खास बातें हैं एनईपी का, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की जो खास बातें हैं वो हम एक बार समरी में देख लेते हैं। 5वीं तक की पढ़ाई मातृभाषा यानी कि स्थानीय भाषा में होगी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया। ठीक है, 6ठी कक्षा के बाद से वोकेशनल एजुकेशन की शुरुआत होगी। कब के, 6ठी कक्षा के बाद। ठीक है, यानी 6th क्लास पढ़ने के बाद। यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आपको कॉमन एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे। ठीक है, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम आपको देना होगा। फिर है लीगल और मेडिकल कॉलेजों को छोड़ दिया जाए। ठीक है ना, तो उच्च शिक्षण संस्थाओं का संचालन जो होगा वो सिंगल रेगुलेटर के जरिए होगा। नई शिक्षा नीति के तहत एमफिल कोर्सेज को खत्म कर दिया गया है, अभी मैंने आपको बताया। और साथ ही सभी सरकारी और निजी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए एक तरह के मानदंड होगा, ऐसा नहीं कि किसी का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं जो काफी खास बातें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है छात्रों को 360 डिग्री की समग्र रिपोर्ट कार्ड मिलेगा। 360 डिग्री क्या है दोस्तों, फ्रेंड्स मैंने इस जो अभी वीडियो बनाया है ये मैंने एक पीडीएफ फाइल भी इसका रखा हुआ है। ये पीडीएफ फाइल हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उस लिंक पर जाकर पूरी पीडीएफ फाइल को पढ़ सकते हैं। उसमें सारी की सारी जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में डिटेल में दिया गया है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैंने आपको वीडियो में नहीं बताया है, तो वो उस पीडीएफ फाइल में है, आप उसे भी जरूर डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, 360 डिग्री क्या है कि जो केवल विषयों के द्वारा जो प्राप्त अंक होते हैं उसके बारे में सूचित करता है, बल्कि उसके कौशल और अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी बताएगा। जो रिपोर्ट कार्ड होगा उसमें आपको हर चीज बताएगा, आपके कितने सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं, उसके बाद आपने क्या क्या एक्टिविटी की है ना, उन सारी चीजों का रिपोर्ट कार्ड में दर्ज होगा, इसलिए उसका नाम गया 360 डिग्री समग्र रिपोर्ट। ठीक है, बोर्ड परीक्षा पे क्या होता है कि पहले रटने पर नहीं बल्कि ज्ञान के इस्तेमाल पे आधारित होगी, है ना, यानी कि कहा जाए एक तरह से तो प्रैक्टिकली काफी आपको सपोर्ट किया जाएगा करने के लिए। ठीक है ना, थ्योरी पे थोड़ा कम ध्यान देगा और प्रैक्टिकली ज्यादा होंगे। ठीक है ना, रटने पे कम होगा। संस्थानों के पास जो ओपन डिस्टेंसिंग लर्निंग और ऑनलाइन कार्यक्रम चलाने का विकल्प होगा। जो भी इंस्टीट्यूशन है ना, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, वो सबके पास क्या होगा, डिस्टेंस लर्न करने के लिए या फिर ऑनलाइन कार्यक्रम अगर वो चलाना चाहें तो वो चला सकते हैं, ऐसा ऑप्शन दिया जाएगा प्राइवेट संस्थानों को। उच्च शिक्षा के लिए जो भी बनाए गए हैं वो सभी तरह के डिम्ब और संबंधित विश्वविद्यालय को सिर्फ अब विश्वविद्यालय के रूप में ही जाना जाएगा, यानी कि इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है कि वो डिम्ब यूनिवर्सिटीज है, वो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, एक कॉमन स्टेट लेवल यूनिवर्सिटीज है, ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई भी अलग अलग मानदंड नहीं होगा, सबके लिए एक ही होगा और सब सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटीज ही कहलाएंगे। ठीक है ना, तो कई लोग कहते हैं कि मैं ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मैं वहाँ पढ़ता हूँ, ऐसा कुछ नहीं, सबका वैल्यू जो होगा बिल्कुल ही समान होगा। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा हमें लाइक जरूर करें, जहाँ तक हो सके शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। इस नई शिक्षा नीति को लेकर के काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और दोस्तों अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे साथ कंटिन्यू मिलकर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।